अफगानिस्तान में अब आगे की राह है, कैसी है, किस तरह की है? यहाँ पर अब नए खतरे हैं, यहाँ पर अब नई समस्याएं हैं और यहाँ पर एक नई नई जटिलताएं भी उत्पन्न होते जा रही हैं और ये जटिलताएं बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। कुछ जटिलताएं इस रूप में बनाई गई हैं कि वह जटिलताएं दुनिया को नजर आएं और कुछ जटिलताएं इसलिए बनाई गई हैं कि कुछ चीजें बहुत ही सरल हैं। लेकिन इस पूरे पहलू के ऊपर में एक बार विहंगम दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले जो बात आती है वो यह है कि तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया। अगर हरा दिया तो, ध्यान दीजिए शब्द है यदि हरा दिया तो। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही है कि तालिबान की अगर जीत हुई उस स्थान पर तो इस कारण से है क्योंकि उसे बहुत ही पॉपुलर सपोर्ट था, उसे लोगों से अच्छी खासी मात्रा में सपोर्ट मिल रहा था, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि अफगानी जो होते हैं वह तालिबान से लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों की जो स्थिति है कि अफगानिस्तान के लोग लगभग ऊब चुके थे पूरी तरह से अमेरिका के पूरी तरह से जो क्रूएल, मतलब कि बिल्कुल क्रूर एक तरह का था उनकी दृष्टि से, वहां पर क्रूर था उस स्थान पर, भ्रष्टाचारी था। उस जगह पर जो भी शासन रहा था वह ऐसा नहीं था कि बहुत आसान था, वह ऐसा नहीं था कि उन्हें सुधारने के लिए था, ऐसा नहीं था कि उन्हें वह आर्थिक उन्नति दिलाने के लिए था, ऐसा नहीं था वह कि वह उनकी देखभाल के लिए था, वह ऐसा इसलिए था कि अमेरिका को सभी को इस बात का एहसास हो रहा था कि वह अपने अहम की संतुष्टि के लिए काम कर रहा है और वह किसी तरह से यहाँ से सब कुछ करके अपने हित में कुछ चीजों को ठीक करके जाना चाह रहा है। चौथी बात आती है कि जो यह टेरर की लड़ाई रही है, जिसे हम लोग कहते हैं कि आतंक की लड़ाई है, इस लड़ाई ने क्या किया है कि अमेरिका को राजनीतिक रूप से लगभग पूरे पछाड़ दिया है। अब जो अमेरिकन हैं, वो ज्यादातर अमेरिकन है वह बिल्कुल फेवर में है कि किसी तरह से अफगानिस्तान में से लड़ाई नहीं हो और किसी तरह से बाहर के देश में युद्ध नहीं करना पड़े। तो ऊब चुके हैं, यह कमजोर हो चुके हैं, थक चुके हैं, वियर आउट हो चुके हैं पूरी तरह से। पांचवी बात है कि पूरे इतिहास में यह एक ऐसा कदम है जिसे दुनिया याद रखेगी। याद क्यों रखेगी? क्योंकि इतनी बड़ी मिलिट्री पावर जिसके पास में $800 बिलियन का अपना एक खर्च है, वह यहां से भाग गया और वह भी जो पब्लिक परसेप्शन बना, मतलब कि जो लोगों ने समझा, जो लोगों को समझाया गया, वह यह है कि अमेरिका ने इस स्थान पर तालिबान के सामने घुटने टेक दिए और वह उसके बाद फिर यहां से चला गया और अमेरिका अब अच्छा खासा कमजोर हो चुका है। छठी बात आती है कि अब अमेरिका के ऊपर में कोई भी दोस्त आसानी से विश्वास नहीं करेगा। सभी लोग जान गए कि अमेरिका बहुत ही स्वार्थी है और अपने स्वार्थ सिद्धि की बात जहां भी आती है, जिस जगह पर भी आएगी, अमेरिका वही सब कदम उठाएगा जो उसे कभी भी नहीं उठाना चाहिए। कभी भी आपको मझधार में छोड़कर चला जाएगा, कभी भी आपको रास्ते में डंप करके चला जाएगा। 1975 में सैगॉन के बाद में दूसरी स्थिति है कि अमेरिका ने ऐसा किया है। सातवीं बात आती है कि अब अफगान की महिलाओं का अब हवाला लिया जा रहा है कि यह उनके लिए त्रासदी है और यह उनके लिए अब कठिन दौर है। यद्यपि ये सारी चीजें हो गई, लेकिन सब चीजों को मानने से जो इस्लामी दुनिया है वह कुछ भी नहीं मानते, वो सिर्फ एक ही बात मान रही है कि उसकी विजय हुई, इस्लाम की विजय हुई है। और यह भारत समेत सभी इस्लामी देश मानते हैं, भारत भी लगभग इस्लामी ही है इस स्थान पर। और यहाँ पर जितनी भी खुशी की लहर दौड़ी है इस स्थान पर, पाकिस्तान का तो कहना ही नहीं है, सभी स्थानों पर। और इमेज क्या बन रहा है कि जो गोली बंदूक लेकर चले, जो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर बदसूरत चेहरे को दिखाए, वही मुसलमान है। अगर वही मुसलमान है तो मुसलमान की इमेज क्या होगी दुनिया में, कैसे होगी? किसी न किसी को तो शायद इस बात की चिंता होगी और अगर होगी तो वह आगे आने वाले समय में दिखेगी भी। लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें इतनी सरल भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने इसे पूरी तरह से छोड़ दिया और इसे हवाले कर दिया दुनिया के। क्यों? क्योंकि इसके पीछे अन्य अभी बहुत सी बातें सोचेंगे, देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पूरी दुनिया को लग सकता है कि अमेरिका ने तालिबान को छोड़ दिया, अमेरिका को यहां से हराकर भगा दिया गया।
पूरी दुनिया को ऐसा लग सकता है कि इस स्थान पर अमेरिका की हार हुई, लेकिन जरा सोचिए और यह भी नहीं भूलिए कि अमेरिका ने इस स्थान पर खरबों डॉलर के हथियार छोड़ दिए हैं। वह लेकर जा सकता था, लेकिन तब भी नहीं गया। यहां पर हार अमेरिका की नहीं हुई है, अमेरिका के विल की हार हुई, जिसके चाह की हार हुई है कि वह यहां रहना नहीं चाह रहा है। अमेरिका की नहीं हार हुई है, अमेरिका के विल टू फाइट, विल टू बी इन अफगानिस्तान की हार हुई है। अमेरिका ने यहां पर हजारों हमवी छोड़ दिए हैं, बहुत सारे हेलीकॉप्टर छोड़ दिए हैं, और इन सभी स्थानों के सॉफ्टवेयर उनके हाथ में है। सारा का सारा बैंक अकाउंट के ऊपर में अमेरिका का नियंत्रण है। जितने भी मिलिट्री के हार्डवेयर को अमेरिका ने छोड़ा है, अमेरिका किसी भी दिन उन्हें बर्बाद कर सकता था, अभी भी कर सकता है। सारे के सारे सप्लाई लाइन अमेरिकी हाथ में है, अमेरिका उन्हें भी बर्बाद कर सकता है। लगभग सारे ठिकाने सैटेलाइट से अमेरिका ट्रैक कर सकता है, अमेरिका कुछ भी कर सकता है इस स्थान पर, अमेरिका ब्लॉक कर सकता है, अमेरिका चाह सकता है तो ऐसा नहीं भी होता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। कुछ तो कारण होगा। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप खुद सोचिए। ये सब कुछ इतना सरल नहीं दिख रहा है जितना है। पहली बात कि मुल्ला बरदार को पाकिस्तान के जेलों से अमेरिका के आग्रह पर ही रिहा किया गया था। क्यों? आप सोच सकते हैं क्यों। अब थोड़े दिनों की स्थिति आने वाली है कि जितना भी निवेश चीन ने किया है पाकिस्तान के ऊपर में, पाकिस्तान के में सीपीईसी में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, अब चीन उसका पैसा मांगेगा। पाकिस्तान तो पैसा देने से रहा, पाकिस्तान और भला पैसा दे दे। धोखे से अगर काम हो सकता है तो पैसे देने की जरूरत क्या है। यही चरित्र ही है उस राष्ट्र का। तो अगर वो पैसा नहीं देगा तो चीन के पास में पूरी तरह से यह विकल्प रहेगा कि वह लगभग पाकिस्तान को ऑक्यूपाई कर ले। तो पाकिस्तान क्या करना चाहेगा? चीन को धोखा देना चाहेगा। क्यों? क्योंकि यही धोखा दे सकता है। वह और क्या करना चाहेगा कि वहां पर चीनियों को मारना शुरू करेगा उस स्थान पर। और कौन मारना शुरू करेगा? यही तालिबान के लोग मारना शुरू करेंगे। किसके हथियार से मारेंगे? अमेरिका के हथियार से मारेंगे। और चीन कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि अमेरिका यहां से भाग गया। अब अमेरिका सीपीईसी को डिसमेंटल करना चाह रहा है और चाइना को इससे हटाना चाह रहा है, इस पूरे पहलू से हटाना चाह रहा है। इसके लिए तरीका क्या है आप खुद सोच सकते हैं। अमेरिका दो और भी चीजें करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि इस पूरे के पूरे स्थान पर चीनी आए, खूब अच्छी तरीके से आए, और जब आए तो तालिबान के लोग शुरू के साथ दोस्ती करें, उसके बाद उन्हें मारना शुरू करें। किससे मारेंगे? तो उनके पास में हथियार तो है ही है, और चीन कंप्लेन भी नहीं कर सकता है कि हथियार आपने दिए, क्योंकि हथियार तो पहले से दिया हुआ है। अमेरिका बाद में भी आपूर्ति करे तब भी नहीं मालूम चल सकता है। इसके साथ ही अमेरिका दो और काम करेगा, दो अन्य चीजों के ऊपर में। उसके 3 जगह निगाहें हैं एक साथ में। एक है निगाह सिंगजियांग में। जिंगजियांग का मतलब हो गया कि उस स्थान पर अच्छे खासे मुसलमान हैं, जिसको कि चीन ने प्रताड़ित कर रखा है, और इतनी तरह से प्रताड़ना दी जाती है कि भारत के मुसलमान, जो कि हमेशा भारत विरोधी काम करते रहते हैं, सुनेंगे तो उनको शर्म भी आएगी कि उनके साथ में ऐसा किया जाता है। ना तो मुसलमान नाम रख सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, न जोर जोर से चिल्ला सकते हैं, और नहीं वह टोपी पहन सकते हैं, और ना वो बदसूरत वाली शक्ल लेकर चल सकते हैं जिसमें कि आधी दाढ़ी होती है और पैजामा ऊंचा होता है, कुर्ता ढीला होता है। ये भी काम नहीं कर सकते उस स्थान पर। तो इस रूप से वो प्रताड़ित किए जाते हैं, और तब भी पाकिस्तानी बहुत खुश रहते हैं उनसे कि वाह चीनी, पाकिस्तानी चीनी भाई भाई। क्यों? क्योंकि चीन से उनसे घृणा उतनी नहीं है जितनी कि भारत से घृणा है। तो वह क्या करेगा? अमेरिका की जिंगजियांग को पूरी तरह से उस लिबरेशन को आगे बढ़ाएगा। तालिबान है ही उसके पास में, पाकिस्तान है ही उसके पास में। इसके अलावा अमेरिका का एक और भी निशाना हो सकता है, और वह निशाना हो सकता है तिब्बत। तिब्बत में वह अगर, और यह बात ध्यान दीजिए, यह शब्द है अगर या यदि भारत के साथ उसने बातचीत की होगी, तिब्बत में उसका लहूलुहान करना शुरू करेगा।
उस पूरे पहलू पर। क्यों? क्योंकि यही तरीका ही है कि चीन का जो विध्वंसक नीति है, जो पोस्चरिंग है, वो पोस्चरिंग मतलब गुंडागर्दी की जो स्थिति है कि नहीं हम आपको मारेंगे और मारेंगे ही मारेंगे, इसे रोका जा सके। और तीसरा, ताइवान में वह अपनी सेना को, अपनी पूरी की पूरी सेना को, नौसेना को तैयार रखेगा उस स्थान पर। जब तक कि चीन इस स्थान पर उसका खून निकल रहा है तब तक ध्यान अपना उधर देगा। तो 3 स्थानों से हो सकता है वो चीन के खून निकालने का काम करे। जैसे पाकिस्तानी और भारत के मुसलमान समझते हैं कि वह भारत के साथ में 1000 के साल के युद्ध में वह इतने यहाँ पर घाव डालेंगे, इतने घाव डालेंगे कि भारत खून ही खून निकालता रहेगा। अब पाकिस्तान भी चाहता होगा, पाकिस्तान ने भी कोई काम किया होगा, पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है, पूरी तरह से लग रहा है, पीओके उसके हाथ से गया। अब वो हाथ में किसके जाएगा? वो भारत के हाथ में जाएगा। और पाकिस्तान चाह रहा होगा पूरी तरह से कि वह भारत में फिर से इस स्थान पर, यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करे। अगर ऐसा पाकिस्तान ने सोचा होगा तो पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी स्थिति चली आती, क्योंकि उसको तालिबानी मिल जाते हैं और अमेरिका उसे जैसे उसने 1979 से लेकर अभी तक छूट दे रखी थी, वो छूट दे रहे कि हम अपनी आंखें बंद कर रखेंगे, तुम्हें जो करना है करो। तो पाकिस्तान का अहम की भी संतुष्टि होगी कि वो यहाँ के मुसलमानों के साथ में मिलकर भारत में पूरी तरह से आतंक का नंगा नाच करा दे। यह भी इतना आसान नहीं है, यह सोच भी इतनी आसान नहीं है, और यह मंशा भी इतनी आसान नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका वो सब कुछ कर सकता था इस स्थान पर जो नहीं होना चाहिए था, और अब यह सब कुछ हो रहा है तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ ही है। तालिबान की यह घटना और तालिबान का अफगानिस्तान के ऊपर में कब्जा जितना भू सामरिक महत्व का विश्व के लिए है, भारत के लिए तो यह खतरे की घंटी ही घंटी है। इसे 3 संदर्भ में देखा जा सकता है। एक संदर्भ होता है जिसे आप समझ सकते हैं कि चीन इससे क्या क्या फायदे उठा सकता है, एक संदर्भ। दूसरा संदर्भ आता है कि पाकिस्तान, जाहिर है वो सबसे पहला देश होगा जो कि इसका फायदा उठाएगा, आतंकवादी देश जो ठहरा। और तीसरा कि अगर चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो होगा ही होगा, और साथ में ही अगर ईरान मिल जाए तो यह भारत के ऊपर कितना बड़ा खतरा दे सकते हैं, भारत को कितने बड़े खतरे की आशंका दे सकते हैं और खतरा पैदा भी कर सकते हैं। अब इस पूरे पहलू को ऐसे देखिए, यहाँ पर जितने भी देश हैं वो सारे देश जो मध्य एशिया में है, सभी के पास में अमेरिका के विरुद्ध की अपनी भावनाएं हैं, बहुत ही प्रबल भावनाएं हैं। यह तो एक के स्थिति हो जाती है जिसमें कि कोई भी अमेरिकी विरुद्ध राज्य अपनी पैठ बना सकता है। पाकिस्तान हमेशा इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, चीन भी करेगा। दूसरी बात चली आती है कि अफगानिस्तान में लिथियम के इतने बड़े भंडार हैं, मतलब कि लिथियम के इतने बड़े भंडार हैं कि अफगानिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, लेकिन तब भी वह जो संसाधन है वह अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बचा देगा। इसके ऊपर नजर किसकी है और किसकी बुरी नजर इसके ऊपर में है? वह चीन की इसके ऊपर बुरी नजर है। यह दूसरी बात चली आती है। तो इस तरह के लिथियम भंडार जो हैं वह 3 ही स्थान पर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। एक तिब्बत में, जिसके ऊपर में चीन का आधिपत्य है, और इस लिथियम का उपयोग होता है अच्छी खासी मात्रा में मोबाइल के लिए होता है। और तिब्बत का तो ऐसा भी नज़ारा है कि उस स्थान पर रेयर अर्थ एलिमेंट इतने अधिक मिलते हैं कि इसके आधार पर ही पूरी तरह से चीन ने प्रभुत्व बना लिया अपने विश्व के बाजार में, क्योंकि विश्व का 98% 98% इन्हीं स्थानों से प्राप्त होता है। तो यहाँ के लिथियम के भंडारों के ऊपर में चीन की बुरी नजर है इस स्थान पर, और चीन जितना भी शक्तिशाली होगा भारत को वह उतना ही कमजोर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चीन के उत्थान में अगर कोई देश आड़े आ रहा है तो वह है भारत है, और वह भारत को सभी तरीके से कोशिश करेगा मटिया मेट करने का। इसके ऊपर में हम लोगों ने एक बार बात भी की थी कि चीनी दिमाग कैसे काम करता है, चीनी दिमाग के भीतर में किस तरह की चिंतन चलते हैं और किस तरह से वो सोचते भी हैं, इसके ऊपर में भी हम लोगों ने बात किया था। आपको इस श्रृंखला में मिल ही जाएगा, देख लेंगे तो। तीसरी बात चली आती है
कि चीन का आधिपत्य इस स्थान पर होना वो इससे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन चाहता है कि भारत को चारों तरफ से वह घेर दे। चारों तरफ से घेरने का समुद्री सीमा से घेर ही दिया है। भारत की बेवकूफ़ी ठहरी, भारत ने ही उन्हें एक तरह से, भारत के ब्यूरोक्रेसी ने ही, यहाँ के नौकरशाहों ने उसे हम्बन टुट्टा दे दिया, चिट्टगांव दे दिया। और हिंद महासागर पर को पिछली सरकार में, इस सरकार की पिछली सरकार में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उसे प्लाटर पर दे दिया कि हाँ आप ले जाइए। आप ध्यान देंगे कि भारत की एमएसएमई मतलब मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज जितनी भी रही है, ये पूरी तरह से चाइना को दान में दिया जा चुका है, और दिया है किसी सरकार ने दिया है, और बहुत ही अच्छी रणनीति के सहारे दिया है। और हिंद महासागर को भी इस सरकार ने दिया है, और वो अच्छी खासी रणनीति के तहत में दिया है। आप इसकी समस्या की जड़ में जाएंगे तो आपको मालूम भी चलेगा। तो चीन ने भारत को समुद्री सीमा में चारों तरफ से घेर दिया है। अब यह उत्तर की तरफ में गालवान के बाद में यह और भी अग्रेसिव हो गया, और भी क्रूर हो गया है। वो चाहता है कि भारत को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दे, और यहाँ पर उसके बहुत से गैंग भी काम कर रहे हैं। अब इस स्थान पर ध्यान देंगे कि यहाँ के जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वह जब चीन भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो मिठाइयां बांटते हैं, वो खुशी मनाते हैं, चीन के राजदूत के साथ में यहाँ पर पार्टी करते हैं इस स्थान पर, उनके खुशी में खुशी मनाते हैं। और हिंदू अखबार फ्रंट पेज पर विज्ञापन भी छापने का काम करता है। तो ये सब बातें आप संभवतः अंतर संबंधित नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अंतर संबंधित करेंगे तो आपको मालूम भी चल पाएगा। तो भारत के ऊपर वह मारपीट भी करना चाहता है, इसलिए भारत को बिल्कुल ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाह रहा है, उसी में चीन का हित है। और तीसरी बात चली आती है, वह उसके लिए आसान हो जाएगा भारत को चारों तरीके से घेरना। मतलब कि उत्तर में तो है ही है, यह उत्तर पश्चिम में भी होगा, यह और बिल्कुल पश्चिम की तरफ में भी होगा, दक्षिण पश्चिम की तरफ में भी होगा यह भारत के, और वह भारत को चारों तरफ से घेर लेगा। पाकिस्तान में तो है ही है, नेपाल में भी लगभग है यह। और अब अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, और कहाँ कहाँ पर चलाएगा, अब ईरान में भी आ जाएगा, कुछ हद तक अफगानिस्तान में भी चलाएगा। और चीन की अपनी जो सीमा चली आती है वो तो सीमा चली ही आती है। तो यह उसकी तीसरी मंशा है। और चौथी मंशा चली आती है उसकी कि सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वह इकोनॉमिक कॉरिडोर एक आधार ले ले, वह एक ऐसा स्वरूप ले ले जिससे कि उसने जो अरबों रुपए इस स्थान पर दिए हैं, वह अरबों रुपए वह आसानी से निकाल पाए इस पूरे भाग पर। अब हाँ, यहां पर एक जटिलता सिर्फ यही आएगी कि अगर पाकिस्तान है जितने भी पैसे लगाए हैं चीन ने, उस पैसे को डिफॉल्ट करना चाहे तो अमेरिका के साथ दे देगा, और तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका के साथ देगा, और चीनी लोगों को ही मारना पीटना शुरू कर देगा उस स्थान पर, क्योंकि पैसे तो उसे देने ही देने हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, यही जटिलता वाली संबंध होते हैं सारे। इसके अलावा अब इतनी बात तो हो ही जाती है, तो अगर चीन की पैठ अफगानिस्तान में चली आती है, जो कि चाहेगा, लिथियम के कारण चाहेगा, भारत को घेरने के लिए चाहेगा वह इस स्थान पर, और तो और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए चाहेगा, और साथ ही साथ सीपीईसी के लिए चाहेगा, तो वह अपनी पैठ यहां पर बनाना ही चाहेगा। अब यहां पर और उसके साथ कौन कौन मिल सकता है। जैसे ही तालिबान ने यह घोषणा की कि वह आ चुका है, तो सबसे पहले चीन की सरकार ने उसका स्वागत किया कि आपका स्वागत है, आप आइए, हम लोग जानते हैं, हम लोग आपके साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं, और आगे देखते हैं कि काम कैसे किया भी जा सकता है। पाकिस्तान पीछे क्यों रहा था? पाकिस्तान भी इस पूरे पहलू पर आ गया। सारे के सारे जितने भी मुसलमान देश है, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि तालिबान ने कुछ ऐसा गलत किया है और यहाँ की चुनी हुई सरकार वह मान्यता नहीं देंगे, इत्यादि इत्यादि, कुछ भी नहीं कहा। मतलब आप समझ सकते हैं, उन्होंने नहीं कहा, भारत के मुसलमानों ने खुशी मनाई इस स्थान पर, पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी इस स्थान पर। तो आपको पता चल पा रहा होगा कि इस्लामी दुनिया में यह जो यूनिटी है, यह जो एकता है, वह कितनी प्रबल है, और यह कितनी खतरनाक भी हो सकती है अगर किसी का दिमाग खराब हो जाए तो इसकी संभावना इस स्थान पर पूरी बैठी हुई है, इस पूरे पहलू भाग पर। अब जब ऐसी स्थिति है यहां पर, तो चीन आ जाता है साथ में, पाकिस्तान तो है ही है साथ में। इसके अलावा रूस को अगर आप देखेंगे तो रूस के दो ऐसे काम रहे हैं जो कि भारत के विरुद्ध रहे हैं, क्योंकि जब
अफगानिस्तान के साथ में अंतरिम सरकार की बात हो रही थी, जब तालिबान, ये सब कुछ घटनाएं हुई नहीं थी, तो रूस चाहता था कि भारत उसके साथ में नहीं रहे, भारत उस बोर्ड के ऊपर में नहीं रहे। भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में उसके बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं। अफगानिस्तान के सहारे ही वो मध्य एशिया में पहुंचना चाह रहा है, क्योंकि मध्य एशिया में पहुंचने का उसका जो मार्ग है उसे पीओके के द्वारा पूरी तरह से काट दिया गया है। और यही समस्या भारत के साथ में कि वो मध्य एशिया के तेल के संसाधनों के पास में आसानी से पहुंच नहीं पा रहा है। और जाहिर है इसकी कल्पना भी नहीं की थी। तो चीन मिल जाता है, पाकिस्तान मिल जाता है, अफगान के वहाँ के तालिबान मिल जाते हैं। अब तालिबानी को आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकवादी आते हैं उस पर 20-22% है, कहाँ के होते हैं? सब अफगान के होते हैं, सब अफगानिस्तान से होते हैं। और वह भी इस्लाम के आधार पर अल्लाह हो अकबर कहकर अपने अल्लाह का नाम लेकर इस स्थान पर लोगों को मारने का काम भी करते हैं। ये तीसरी बात चली आती है। और चौथी बात चली आती है कि हो सकता है रूस का कोई स्टॉन्स इस पूरे पहलू पर हो। ईरान इसमें मिल सकता है। ईरान कब मिल सकता है? अब ईरान के जो संबंध है भारत के साथ में वो बहुत अच्छे नहीं हैं। हाँ, यह अलग बात है कि जब ईरान की नई सरकार आई थी तो उन्होंने यहाँ के विदेश मंत्री को आमंत्रण दिया था, जयशंकर जी को, और जयशंकर जी इस स्थान पर गए भी थे उस पूरे भाग पर। ईरान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत के जो पदचिन्ह हैं पूरी तरह से ईरान में लगभग नष्ट हो चुके हैं और पश्चिमी एशिया में भी नष्ट हो चुके हैं, और ईरान ही उसका एकमात्र गेटवे है। पूरी तरह से ईरान ही हो सकता है। और ईरान के साथ संबंध अगर खराब हुए हैं तो सिर्फ इस कारण से कि अमेरिका ने कुछ कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसके ऊपर भारत को चुप रहना पड़ा है। वह भारत के पास में कोई विकल्प नहीं था, या तो इधर जाता या उधर जाता। यह समस्या ही है। अमेरिका ने उनके घर में घुसकर ड्रोन से उनके सेनापति को मारा भी, पीटा भी, सब कुछ किया, और इसकी वजह से पूरे पश्चिम एशिया की स्थिति दिन पर दिन खराब होती गई। और जाहिर है भारत की स्थिति भी खराब हो गई। चाह बहार के सहारे भारत अफगानिस्तान के ऊपर में नियंत्रण करना चाह रहा था, इन लोगों की सेवा करना चाह रहा था, अफगानिस्तान को सुधारना चाह रहा था। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को भी उसने पूरी तरह से ट्रेन किया था, और वहाँ की क्रिकेट टीम है भारत की संस्कृति, भारत के साथ में रहकर नोएडा में ही उनकी ट्रेनिंग हुई थी, और वो बहुत ही खुश थे इस स्थान पर। बहुत ही शांतिमय वातावरण में वो जीवन भी व्यतीत कर रहे थे। और बात तो इतनी चल रही थी कि उनका जो लेग स्पिनर रशीद खान, उसको भारत में भी ले लिया जाए। तो ईरान इसलिए आ पाएगा कि ईरान की जो अभी स्थिति है ईरान में, जिसे कहते हैं बिल्कुल ही एक ट्रेडिशनल सरकार है, कठमुल्ला की सरकार है उस स्थान पर, और एक ऐसी सरकार है जो बिल्कुल हार्ड लाइनर है, जो बिल्कुल इस्लाम के प्रवर्तकों की भाषा बोलते हैं उस स्थान पर। भारत का अगर संबंध उसके साथ में बेहतर नहीं हो सकता है तो ईरान, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान, ये सारे मिल जाएंगे तो इसके सिर्फ इसका एक ही परिणाम निकलेगा, और वह होगा भारत में आतंकवाद में वृद्धि। नंबर 1, यह आतंकवाद में वृद्धि करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की यह मंशा है कि भारत के पास में इतने खून निकाल दिए और भारत के मुसलमानों के साथ में मिलकर इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। अब बहुत हद तक ऐसी स्थिति आई गई है। आप रोज खबरों को देखते भी होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए इस स्थान पर। और जिस कदर से खुशी की लहर दौड़ी है, जिस तरह से रिएक्शन आया है, प्रतिक्रिया आई है भारत के मुसलमानों की, उससे यह लग रहा है कि वह कितनी अच्छी स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं कि और भारत के ऊपर में बम पटकाए जाएंगे। यहाँ पर हर रोज आतंकवादी घटनाएं होंगी इस स्थान पर, और वह उसमें सक्रिय भाग लेंगे। तो यही खतरा है अभी इस स्थान पर भारत को। यही खतरा इनके लिए आगाज का काम करता है। अब आगे क्या होगा यह निर्भर करता है भारत के ऊपर। भारत की स्थिति क्या है, भारत क्या क्या कर सकता है, और भारत के पास में कौन कौन से विकल्प हैं। क्या इतना ही आसान है यह काम करना? अफगानिस्तान की स्थिति क्या इतनी ही आसान है यह काम करना? इसे आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे भाग को देखेंगे तो यही चीन है। चीन ये पूरी तरह से यहां से लेकर यहां तक के सारे भाग में वो क्या करना चाह रहा है, भारत को घेरना चाह रहा है इस पूरे भाग पर। नेपाल को उसने हाथ में ले लिया है, पाकिस्तान उसका एक प्रांत ही है लगभग। अफगानिस्तान अगर उसका प्रांत हो जाता है तो पूरी तरह से यह भारत की स्थिति यहाँ पे चली आती है। यह यहाँ से तो घेरा ही हुआ है, जिस पूरे तरह से चीन ने घेर ही लिया है, म्यांमार से लेकर कोलंबो से लेकर ग्वादर तक। अब
अब चीन के उद्देश्य है कि इस स्थान पर यहां से इस पूरे के पूरे भाग से यह अच्छी खासी मात्रा में यहां पर अपने ट्रैफिक को ले आ सके और अफ्रीका के ऊपर राज कर सके। तो यह एक की स्थिति चली आती है। दूसरी इसकी स्थिति चली आती है यहां पर इस पूरे भाग में कि अब अफगानिस्तान यह एक देश चलाता है। अफगानिस्तान, ईरान, इस स्थान पर ईरान है, पाकिस्तान, ये तीनों और ये चीन, ये सारा का सारा भाग मिलकर यह भारत को प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे। और प्रताड़ित करने के पीछे उद्देश्य क्या है? चीन का आधिपत्य देना। चीन उन सब बातों को प्रश्रय देगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दायरे में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्थान पर भारत का हमेशा एक स्टांस है कि इतनी दुनिया बड़ी है, इतने संसाधन है कि आप भी रही खुशी से, हम लोग भी रह सकते हैं, और हम आप भी सुख से रहिए, हमें भी सुख रहना है। हिंदुत्व का यही एजेंडा भी रहा, भारत का भी यही एजेंडा रहा है। लेकिन अब इसे कोई माने तो क्या पाकिस्तान अब तालिबान का कितना फायदा उठा सकता है और भारत की राह अब आगे आने वाले समय में कैसे होगी? अगर इस पूरे पहलू को देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान के लिए भी यह इतना आसान काम नहीं होने वाला है। उसके कारण है, सबसे पहला तो तालिबान का यह जो मूवमेंट है, यह एक पश्तून मूवमेंट, जो डूरंड लाइन के दोनों तरफ में अफगानिस्तान का यह जो मानचित्र दिख रहे हैं और भारत के साथ में जो रेखा है वह डूरंड लाइन इसे कहते हैं। तो डूरंड लाइन के दोनों तरफ में वह बहुत भाईचारे की स्थिति बनी रहती है इस स्थान पर। पाकिस्तान कहता है कि वह तालिबान उसके इशारों पर नाचता है, कुछ उनकी बात तो मानता ही मानता है, खासकर अगर उनके दिमाग में यह फितूर भर दिया जाए कि किसी न किसी स्थान पर मुसलमानों के विरुद्ध कोई जुल्म हो रहा है और उस निशाने पर कौन है? तो सिर्फ भारत ही है। और पाकिस्तान का और भारत का सिर्फ घृणा का ही रिश्ता है। पाकिस्तान के मुसलमानों का और भारत का घृणा का हिस्सा है। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ ऐसा नहीं है, यूएई के साथ में ऐसा नहीं है। जिस स्थान पर भी मुसलमान, जहां पर भी थोड़े पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, साक्षर से अधिक शिक्षित हैं और उन्हें यथार्थता का ज्ञान होता है, उस स्थान पर ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन यहाँ तो है ही है। तो पाकिस्तान के लिए स्थिति आसान नहीं होगी। पश्तून है, वो तो है ही है, और पश्तून वास्तविक रूप में उपयोग करते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक डेप्थ की तरह वह इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, न कि पाकिस्तान वास्तविक रूप में उनका उपयोग करता है। ये पहली बात चली आती है। दूसरी बात चली आती है कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में हमेशा जो अफगान के लोग हैं तो उनके साथ में हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं बरकरार हैं। और समस्याएं कहाँ बरकरार हैं? तो वह वित्त को लेकर है। क्योंकि इन्हें अगर मान लेते हैं किसी तरह से अगर पैसा नहीं मिल पाता है तो इसका पाकिस्तान भी फायदा नहीं उठा पाएगा। अफगानिस्तानियों का तो और तालिबानियों का तो कुछ होगा ही नहीं। तालिबानी वास्तविक रूप में एक मानसिकता है, एक ऐसी मानसिकता जिससे सभी सभ्य दुनिया है वह इससे डरते हैं। और सभ्य दुनिया के पास में सिर्फ एक ही रास्ता रहता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए युद्ध करें, जो कोई करना नहीं चाहता है। तो इस मानसिकता से सभी को वितृष्णा होती है और इसी मानसिकता को चाहते हैं कि वह उनके देश में पनप नहीं पाए। तो यह मानसिकता, तालिबानी मानसिकता, आपको ध्यान होगा कि आज के दिन ही इस पूरे पर मोपला रेबेलियन को भी चीज किया गया था। तो मोपला रेबेलियन क्या था? वो हिंदुओं के विरुद्ध में एक ऐसी साजिश थी, तो वह एक तालिबानी मानसिकता थी। और भारत में अब बहुत से मुसलमान भी इन बात के अग्रणी हो गए हैं, इन बातों का अनुसरण करने लगे हैं कि उन्हें भी तालिबानी मानसिकता रखनी चाहिए। हाँ, शिक्षा के साथ में उनमें कुछ सुधार भी संभवतः आ सकता है, अगर आएगा तो। लेकिन सभी लोग ऐसे हैं भी नहीं उस पूरे पहलू पर। लेकिन अधिकतर को उन्हें तालिबानी मानसिकता बहुत ग्लैमरस लगती है। तो पाकिस्तान समझता है कि वह इसके सहारे बहुत सारे उलटफेर कर सकता है। तीसरी बात चली आती है कि सिर्फ यही नहीं है कि पूरी की अर्थव्यवस्था तालिबान की एड पर चलती है, एड से वल्नरेबल, और जब जब एड मिला है तब उन्होंने अच्छा काम किया। जब एड नहीं मिला है तो उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। तो जब जब एड मिला है तो उनके इकोनॉमी की, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर रही है, ग्रोथ रेट रही है, वो ठीक ठाक रही है। और एड मिलना बंद हो गया तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से धप करके बैठ गया है उस स्थान पर। तो यही स्थिति भी रही है उस पार्ट में। फिर छठी बात चली आती है इसके संदर्भ में, वह बात चली आती है
कि हथियार तो है, लेकिन हथियार चलाएंगे कैसे? हथियार के लिए आयुध ही नहीं होगा तो चलाएंगे कैसे? सब कुछ है, आपके पास गाड़ी भी है, बहुत अच्छी गाड़ी पड़ी हुई है, उसके लिए आपके पास में ईंधन ही नहीं होगा तो आप चलाएंगे कैसे? और साथ ही साथ है, अफगानिस्तान अपने आप में ही स्थिर नहीं है। स्थिर क्यों नहीं है? क्यों? इसके दो कारण हैं। अर्थव्यवस्था के रूप में स्थिर नहीं है, कृषि के रूप में स्थिर नहीं है, और राजनीतिक रूप में भी स्थिर नहीं है। तालिबान सुप्रीम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तालिबान ही तालिबान है इस स्थान पर, तालिबान तो है ही, साथ साथ नॉर्दर्न अलायंस भी है। और नॉर्दर्न अलायंस है तो ये नॉर्दर्न अलायंस का उपयोग भारत कभी भी कर सकता है, और हो सकता है इनको फंडिंग भी कर दे, हो सकता है इनके सारे उपद्रव भी छेड़ दे इस स्थान पर, और हो सकता है अगर चीन यहाँ पे चले जाए तो दोनों मिलकर चीनियों को मारने का भी काम कर लें। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इतना आसान यह भी नहीं है, क्योंकि भारत बलूचिस्तान में भी बहुत कुछ कर सकने की स्थिति में है, गिलगिट बल्तिस्तान में भी बहुत कर सकने की स्थिति में है। सिर्फ भारत को आगे बढ़ना चाहता, भारत इन सब समस्याओं में जूझना नहीं चाहता है। सिर्फ इतनी बात चली आती है। और इसके साथ दूसरी बात चली आती है कि अगर कहीं पर भी कोई जलवायु में किसी तरह का छोटा मोटा भी परिवर्तन होता है तो अफगानिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है, आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। अभी सारा का सारा जो दक्षिण पश्चिमी एशिया का भाग है वो पूरी तरह से इन्हीं बातों से जूझ रहा है, और चूंकि वह इन्हीं बातों से जूझ रहा है इसीलिए सभी इराक में, सीरिया में और अफगानिस्तान में भी जिस समय ऐसी स्थिति आ जाएगी, भूखमरी हो जाएगी, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे और उनको हाथ अपने पसारने ही पड़ेंगे, पैसे के लिए भी, अनाज के लिए भी, मदद के लिए भी। तो यह इतना आसान पाकिस्तान के लिए भी नहीं होने वाला है कि वह तालिबानियों का जो उपयोग करना चाहे कर सके। तालिबानी ही अभी तक इसका उपयोग करते आए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान अपने घृणा के सहारे, वो बदला लेने के लिए घृणा का सहारा लेता है, और घृणा वही करता है जो कायर होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं hatred is a coward's way of taking revenge। और पाकिस्तान यही काम करते आया है शुरू से। हाँ, भारत के साथ में समस्याएं क्या क्या होंगी, भारत को कौन कौन सी समस्याएं आगे में झेलनी होंगी, यह बिल्कुल अलग बात हो जाती है। और इसे पूरी तरह से इसे सिलसिलेवार रूप में भी देखा जा सकता है कि भारत की क्या स्थिति वर्तमान में है और इसे क्या कौन सी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। यह कहने की बात ही नहीं है कि भारत के लिए एक बहुत ही विकट स्थिति का जन्म हो चुका है, और यह विकट स्थिति भारत को बहुत रूप से पीछे करने की कोशिश करेगी, और भारत पीछे होगा भी होगा। अब आप ध्यान देंगे कि सारी की सारी घटनाएं जो भी हो रही हैं वह एक सिरे से हो रही हैं, कुछ संयोग है, कुछ बनी हुई हैं, कुछ बनाई हुई हैं, किसी की प्लानिंग भी की गई है और किसी को पूरी तरह से मैनिपुलेट भी किया गया है। कुल मिला जुला करके भारत पश्चिमी एशिया में अपने पदचिन्ह हैं बहुत अच्छे नहीं छोड़ पाया है। फारस की खाड़ी से बाहर चला गया है, ईरान से बाहर चला गया है, अब अफगानिस्तान से यह लगभग बाहर ही है इस स्थान पर। इतना ही नहीं, भारत अब अपने उत्तरी भाग में घिर चुका है। भारत के पास में अब एक कोई राष्ट्रवादी सरकार नहीं है अमेरिका की जो कि भारत को पूरी तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करे। राष्ट्रवादी सरकारों का एक अलग महत्व ही होता है, क्योंकि वो अपने राष्ट्र के हित में देखते हैं, और कोई भी अपने राष्ट्र के हित में देखेगा, जैसे भारत के प्रधानमंत्री खुद राष्ट्र के हित में इतनी बातें देखते हैं, ब्राजील के प्रधानमंत्री देखते हैं, राष्ट्रपति देखते हैं, अमेरिकी के प्रधानमंत्री देखते थे, तो कुछ कुछ जो राष्ट्रवादी सरकारें थी इनका किसी भी स्थान पर पतन सभी लोगों को प्रभावित करने का काम करता है, और सरकार चलाने की बागडोर तब उनके हाथ में चली जाती है जिनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल अब यह स्थिति है कि भारत इनसे कमजोर तो पड़ ही गया है। पश्चिमी एशिया में अपने पदचिन्ह इसके खो दिए हैं, अफगानिस्तान की स्थिति खराब हो गई है, हिंद महासागर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, यद्यपि भारत को उस स्थान पर बहुत हद तक प्रभुत्व है, और इसके जितने भी उत्तरी प्रांत हैं, उत्तरी सीमाएं हैं, उस स्थान पर चीन के साथ में झगड़ा चल ही रहा है। चीन ने उस स्थान पर अनधिकृत रूप से कब्जा कुछ स्थानों पर कर ही रखा है, और वह अपनी सेनाओं को उस स्थान पर निरंतर निरंतर बढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, वह भारत आंतरिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि भारत में कुछ जो लोग थे जो अल्पसंख्यक हुआ करते थे, उन्होंने अपनी जनसंख्या को बढ़ाकर इतना कर दिया है कि अब वास्तविक रूप में वो बहुत 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 ही बड़े खतरे का आगाज करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, और वह
छोटी मोटी घटनाओं से अभी ऐसी चीजें हो रही हैं। घटनाएं जब बड़ी होने लगेंगी तो खुद भी लोगों को एहसास होगा कि जो लोग भारत की विविधता का ज्ञान देते हैं उन्हें एक ऐसा थप्पड़ मिलेगा कि वो शायद जीवन भर याद भी रखें। तो अब भारत को क्या क्या इससे प्रभाव हो सकता है? सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि भारत ने जितने भी अपने निवेश किए थे अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में कितने निवेश किए थे? अफगानिस्तान में जाकर उन्होंने बांध बनाए थे। और बांध कैसे बनाए थे? उस स्थान पर घुसकर कि वो ईरान से उन्होंने जगह मांगी थी। और ध्यान देंगे इस पूरे के पूरे भाग पर उन्होंने ईरान से इस स्थान पर चाह बहार से जगह मांगी थी, इस स्थान से, यहाँ से। और इस चाह बहार से वह अफगानिस्तान के भीतर में गए थे, यहाँ से वह अफगानिस्तान के भीतर में गए थे। और यहाँ से उन्हें उद्देश्य था कि तुर्कमेनिस्तान में उसे लिंक कर देना। और फिर यहाँ से उनका उद्देश्य था कि पाकिस्तान को भी उस दायरे में ले लेना, जिससे कि आर्थिक विकास में सब लोग एक साथ जुड़ जाएं। तो उनका ध्यान भटका रहेगा, उनका ध्यान बंटा रहेगा। और चूंकि उनका ध्यान बंटा रहेगा, इस कारण है शायद वह आतंकवादी घटनाओं में ध्यान नहीं दें। यह मंशा पूरी नहीं हुई। अब चाह बहार से भारत लगभग बाहर हो चुका है इस स्थान से। तो जो अफगानिस्तान के कुछ कुछ क्षेत्र थे, जरांज, दिलाराम है, उन स्थानों पर भी इसकी स्थिति वैसी अब नहीं है। क्यों? क्योंकि तालिबान के साथ में इसके संबंध वैसे नहीं है जैसे कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ में इसका संबंध हुआ करता था। यद्यपि मजबूरी में इसे तालिबान के साथ में भी, चूंकि भारत का हित है इस पूरे पहलू पर, शायद उनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तो तालिबान को शायद मिल जाएगी, क्योंकि पूरा विश्व एकजुट कभी होगा ही नहीं। सबके अपने अपने अलग इंटरेस्ट होंगे, सभी अपने अपने अलग अलग बातों से जाएंगे। तो पूरी संभावना में अगर तालिबान को रिकॉग्निशन मिलता है तो यह भी भारत के लिए समस्या होगी। भारत क्या कर सकता है इस स्थान पर? कि भारत के पास में वहां पर रेलवे लाइन भारत ने बनाई है, और उस स्थान पर पाकिस्तान ने अब क्या किया? खतरा जो है, हिजबे वकील नाम के एक संगठन का उन्होंने आगाज किया है। नाम का एक संगठन बनाया है जो भारत के जितने भी प्रतिष्ठान है उस स्थान पर अफगानिस्तान में, उसके ऊपर आक्रमण करने का वो लोग काम करेंगे। और सिर्फ उसी के ऊपर आक्रमण होगा, मतलब बांधों को तोड़ना होगा, औद्योगिक प्रांगणों को तोड़ना होगा, रेलवे लाइन को तोड़ना होगा। क्योंकि भारत से घृणा का इजहार इससे और बेहतर तरीके से क्या हो सकता है किसी भी रूप में? आपको ध्यान होगा कि इसी तालिबान ने बनियान बुद्ध के सारे मूर्तियों को पूरी तरह से उड़ा दिया था, पूरी तरह से विध्वंस कर दिया था, और जाहिर है पाकिस्तान के कहने पर ही किया था। तो यह एक दूसरी स्थिति आती है। यहाँ पर तीसरी स्थिति आती है कि भारत ने इस पूरे खतरे का अंदेशा देखते हुए ही क्या किया था कि आपको विश्वास तक नहीं होगा, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस को उन्होंने हथियार देने शुरू कर दिए थे। तो आप जो भी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस ने इस स्थान पर कब्जा किया, उस स्थान पर पंजशीर में किया, पंजशीर में सबको भगा दिया यहाँ से, तो यह किसके काम के सहारे हो पा रहा है? तो भारत का ही इसमें हाथ है। और यह सर्वविदित है इस पूरे पहलू पर कि अब यह मालूम चल पा रहा है विश्व को कि भारत ने पहले से ही इस पूरे पहलू को, इस समस्या को देखा था और इसका समाधान भी निकालने की कोशिश की थी। लेकिन कुल मिलाजुलाकर अफगानिस्तान का नुकसान है। इस लड़ाई झगड़े में पड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है भारत ऐसे एक शांतिप्रिय देश के लिए, क्योंकि जाहिर है इसका अटेंशन है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है इस स्थान पर जाकर। तो भारत के ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाला वो प्रभाव यह पड़ेगा कि इसकी वजह से भारत मध्य एशिया में अपने पांव आसानी से नहीं पसार पाएगा। अब आप ध्यान दीजिए इस स्थान पर, जब हम लोग बात कर रहे हैं मध्य एशिया की, तो मध्य एशिया में क्या स्थिति आएगी? भारत इसके सहारे क्या कर सकता था? अभी यहां पर क्या कर रहा है कि अफगानिस्तान से अभी लोगों को छुड़ाने में उसे कितनी समस्या हुई है। आप देखिए कितने लोगों का सहयोग लेना पड़ा है। सबसे पहले से सहयोग लेना पड़ा है ईरान का, क्योंकि यह पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जा सकता है, यह पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जा सकता है इस स्थान से। तो इसे किसके सहारे जाना पड़ा? कहां से जाना पड़ा? तो ईरान से। यह इस रूप में भारत को जाना पड़ा, यहां से लेकर तब अफगानिस्तान के भीतर में जाना पड़ा है। तो ईरान अपना एयर स्पेस दे, यह मुश्किल था। कोई भी देश अपना एयरफोर्स का स्पेस देता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इस स्थान पर भारत के पैसेंजर प्लेन नहीं जा रहे हैं। इस स्थान पर कौन जा रहा है? तो भारत के एयरफोर्स जा रहा, C-17 जो विमान है वो जा रहा है इस स्थान पर। तो ईरान से यह मदद लेनी पड़ी। इतना ही नहीं करना पड़ा, और भी क्या करना पड़ा है?
मतलब ये सामान्यतः लोगों को समझ में नहीं आ पाती है कि यह देश की विदेश नीति और ये सब चीज़ें कैसे चलती हैं, लेकिन आप सोचेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहला यह काम करना पड़ा है, इस स्थान पर जाना पड़ा है, ईरान के साथ जद्दोजहद करनी पड़ी है, ईरान से रिक्वेस्ट करना पड़ा है, ईरान से एयर स्पेस लेना पड़ा है, उस एयर स्पेस में अपने एयरफोर्स के विमानों को ले जाना पड़ा है। एयरफोर्स का विमान कोई भी देश अपने देश में ले जाना नहीं चाहता। आप खुद सोचिए, भारत में कोई अपने एयरफोर्स का विमान ले जाने देगा? नहीं देगा। तो जाहिर है ईरान भी क्यों करे, और ईरान के साथ हमारे संबंध भी अच्छे नहीं हैं। तो यह भारत की विदेश नीति और भारत की कूटनीति का एक अच्छा खासा अहम हिस्सा है। दूसरी बात चली आती है कि इस स्थान पर सिर्फ जाना ही समस्या नहीं थी, जाकर यहां पर इन लोगों ने क्या किया कि गैराज बनाया। गैराज बनाने के बाद में क्या किया कि उस स्थान पर भारतीयों को बुलाया। क्यों? क्योंकि ऊपर से जाते तो ऐसा ही थोड़ी होता कि उस स्थान पर इंतजार करते रहते कि अब भारतीय आए, अब आए, अब आए, अब आए, अब आए। ऐसा तो होता नहीं। तो इस स्थान पर जाकर उन्हें क्या करना पड़ा था? गैराज बनाना पड़ा था। उस गैराज बनाकर भारतीयों को दिन भर एकत्रित करते थे। और जब वहां पर 150, 200, 400, 500 लोग एकत्रित हो गए, तब क्या करते थे कि अपने विमान उस स्थान पर उनके रहते थे, जिस स्थान पर अमेरिकी लोग ही मदद कर रहे हैं, वो एयरपोर्ट पर तुरंत वहां से लेकर चले थे और 15 मिनट में उड़ान भर लेते थे, जिससे कि वहां से बाहर निकल जाएं। तो यह भी आसान नहीं था, क्योंकि उन लोगों को एकत्रित करने के लिए वहां पर कोई भारतीय तो होना चाहिए, कोई तो विदेश विभाग का होना चाहिए, कोई तो ऐसा होना चाहिए जो कि उनको एकत्रित करे, उनको संगठित करने का काम करे और फिर एक एक करके भेजे। और एक एक करके क्यों भेजे उस स्थान पर? क्योंकि उस स्थान पर अगर कोई भारतीय है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, तो उसे काट काट कर छोड़ दिया जा रहा। आपको इस बात का ज्ञान होगा कि 7 लाख हिंदू थे उस स्थान पर, सिख थे अफगानिस्तान में, और उनकी संख्या मात्र 7,000 हो गई है। कुछ तो कारण रहा होगा, और इसी कारण की वजह से सीए एनआरसी को भी भारत में लाया गया था। लेकिन जाहिर है जो यहाँ पर चीन के द्वारा जिन सरकारों को चलाया जाता है, जो ऑपोजिशन पार्टी चीन के नक्शे कदम पर चलती हैं, उनके इंडिकेशन पर चलती हैं और भारत को तोड़ने का काम करती हैं, वो जाहिर है इसका विरोध करेंगे ही करेंगे, और वो कर ही रही हैं, आज तक कर रही हैं इस पूरे पहलू को। लेकिन जो जानता है, देश को जानता है, देश की स्थिति को जानता है, वो कभी ऐसी चीजों पर नहीं जाएगा। तो भारत ने इतनी जद्दोजहद की, इसलिए पश्चिम एशिया भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं कि मध्य एशिया भी भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब मध्य एशिया में भारत के साथ में समस्या क्या होगी? अभी इस स्थान पर मध्य एशिया में समस्या होगी इस पूरे भाग में, वह यह है कि अब भारत का जो पदचिन्ह है, जो तुर्कमेनिस्तान में वो खोजना चाह रहा था, यहां से इस स्थान पर खोजना चाह रहा था, इस पूरे के पूरे भाग में इसका पदचिन्ह समाप्त हो जाएगा। अब सोचिए, इस स्थान पर अफगानिस्तान की बिल्कुल एक छोटी सी टेरिटरी है इस पूरे भाग में, जो कि भारत को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देती है यहां पर जाने के लिए। यही टेरिटरी है। तो भारत को अब किर्गिस्तान, इस स्थान पर किर्गिस्तान, तजाकिस्तान में भी जाना आसान नहीं होगा। तो मध्य एशिया में इसके पदचिन्ह अब कम हो जाएंगे और यह आसान अब नहीं होगा। तो अब इसके उपरांत में भारत अब क्या क्या कर सकता है? तो भारत की विदेश नीति के तहत में अब 3 पहलू आएंगे। और 3 पहलू क्या क्या आएंगे? अब जो भारत में परिवर्तन आएगा, वो भारत में एक परिवर्तन आएगा कि भारत को अब पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा कि इस स्थान पर टेररिज्म, आतंकवाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आतंकवाद बढ़ने के लिए भारत में सभी कंडीशन, सभी स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं। एक तो इस स्थान पर है जिसे कहते हैं कि पूरे के पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में सभी स्थानों पर बहुत सारे स्लीपर सेल हैं। यहाँ के जो मुसलमान हैं इस पूरे भाग पर आतंक बढ़ाने के लिए एक मोटिवेशन खोज रहे हैं। तो उन्हें एक मोटिवेशन मिल गया है कि जब तालिबान ऐसा कर सकता है तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और ये बहुत 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 ही बड़ा खतरा है। जिस तरह से उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री के मुसलमानों ने रिस्पॉन्ड किया है, भारत के कुछ मुसलमानों ने रिस्पॉन्ड किया है, वो किसी भी तरह से देश के हित की बात अभी तक नहीं रही है। हाँ, सभी ने नहीं ऐसा किया है, लेकिन कितने लोगों ने भी किया है, उनको सपोर्ट इतना मिला है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। यह नंबर 1। दूसरी कि इस स्थान पर पाकिस्तान की हमेशा मंशा रही है वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने का कार्य करे। भारत जितना ही अपने आर्थिक विकास के दृष्टि से
ध्यान कम करके इन स्थानों को देगा तो भारत उतना ही पिछड़ा जाएगा। और चीन यही चाहता है। चीन चाहता है कि भारत पूरी तरह से उलझा रहे अपने भीतरी समस्याओं के भीतर में, और अपने भीतरी समस्याओं में उलझा रहे, इसीलिए वह पाकिस्तान का सहारा लेता है। पाकिस्तान के ऊपर में वह उसके कंधे पर बंदूक रख कर चलाता है। और ये कैसे बेवकूफ है लोग हैं। आप समझ सकते हैं कि जिसके मन में घृणा होगी, जिसके मन में अहंकार होगा, जिसके मन में लालच होगा, उसे बेवकूफ बनाना कितना ही आसान काम है। पाकिस्तान की पूरी पाकिस्तान का पूरा इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसने इसी घृणा, इसी अहंकार और इसी लालच की वजह से अपनी पूरी की पूरी कायनात खराब कर दी है, और आगे में भी और भी करने वाले हैं। सिर्फ इस आधार पर कि अफगानिस्तान मिल गया, जो कि मिला भी नहीं है, उसमें इतनी समस्याएं हैं कि वो सोच नहीं सकते हैं। पाकिस्तान खुद उनके शरणार्थियों को शरण नहीं दे रहा है, जबकि वो भी तथाकथित मुसलमान है। सोचने की बात है उस स्थान पर, तो यह भी नहीं कर पा रहा है। तो समस्याएं ऐसी वैसी नहीं है, छोटी मोटी हैं, लेकिन हाँ, यह सामान्यतः जो वो मुसलमान हैं जो समझते हैं कि उनको सभी गैर मुसलमान काफिर हैं और उनको मार देना चाहिए, उनके गर्दन अलग कर देने चाहिए, उनके हाथ पैर काट देने चाहिए, यह उनके लिए वो सभी अनपढ़ गंवार मुसलमान ने जो है मदरसे में पढ़े हुए रहते हैं। मदरसे में पढ़े हुए सारे लोग इसी तरह के होते भी हैं, क्योंकि यही उन्हें सिखाया ही जाता है। तो यह इसकी दूसरी समस्या होगी। तीसरी समस्या हम लोगों ने बताया कि पूरे मध्य एशिया में इसके पद चिन्ह समाप्त हो जाएंगे। तो अब क्या स्थिति आएगी कि भारत की जो विदेश नीति होगी, एक आंतरिक सुरक्षा की स्थिति होगी, वह इसे बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा। और विदेश नीति के 3 भाग चले आएंगे। पहला कि अब भारत क्या करेगा, अब ध्यान देना शुरू करेगा वह किन किन स्थानों पर, इस सारे के सारे स्थानों पर वह ध्यान देना शुरू करेगा। यह भाग अब उसके लिए केंद्र बिंदु बन जाएगा। सारा का सारा दक्षिण एशिया, यह सारा भाग उसके लिए केंद्र बिंदु बन जाएगा। अब वह अंडमान निकोबार में ये समुद्री भागों के ऊपर वह ध्यान देना केंद्रित शुरू कर देगा। यह एक पहलू होगा। इस पर केंद्रित करना शुरू कर देगा तो जाहिर है वो चीन को रोकने की स्थिति में चलाएगा हिंद महासागर में, जिसे कि चीन ने लगभग पूरी तरह से हथिया ही लिया है इस पूरे भाग में। यह एक स्थिति चली आएगी इसकी। दूसरी स्थिति चली आती है इसकी इस पूरे भाग में। यहां पर अगर इसे देख लेते हैं तो कि अब भारत दूसरा जो कार्य करेगा, तो दूसरा कार्य करेगा कि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ में संबंधों को और भी बेहतर करने की उसकी मजबूरी हो जाती है। और वह करेगा ही करेगा, करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं से समस्याएं ही आ रही हैं। और जो तीसरा डायरेक्शन आएगा, जो तीसरी दिशा आएगी, वह पाकिस्तान के साथ में थोड़ा स्थायित्व की खोज करेगा। शांति तो असंभव की ऐसी चीज लगती है पाकिस्तान के साथ में, तो वह स्थायित्व की स्थिति खोज करेगा और यह स्थायित्व चलाएगा। तब वह अपने आप को देखेगा कि अपने पद चिन्ह ठीक ठाक कर ले। तो भारत के साथ में कुल मिला जुला कर 4 चैलेंज है। अपने इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा को उन लोगों से बचाना जो भारत के दुश्मन हैं, जो यहाँ पर पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, और यहाँ के उन मुसलमानों से बचाना जो कि पूरी तरह से लगभग मानसिकता के रूप में तालिबानी हैं और आतंकवादी भी हैं, और जो शरिया का कानून भी चाहते हैं, भारत में भी लागू चाहते हैं। एक दूसरी समस्या कि इस पूरे के पूरे भाग में भारत को अपने पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तीसरी बात चली आती है पूरे कश्मीर के जो बाउंड्री रेखा है और दूसरा स्थान पर अब टेररिज्म का, आतंकवाद का और भी विकास होगा, उस पूरे पहलू को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। पांचवी बात चली आती है कि अब चीन का आक्रमण पहले से भी अधिक इंटेंस हो जाएगा, बहुत गहरा हो जाएगा, उससे अपने आप को नियंत्रित करना। अब जो काम भारत कर सकता है वो काम कर सकता है कि चीन से निपटने के लिए वह पूरे दक्षिण चीन सागर और समुद्री स्थानों पर, इन सारे स्थानों पर, इस पूरे के पूरे भाग में वह अपने ब्लू वाटर नेवी को अपने स्ट्रेंथन करे, यहां पर अपने मिसाइल को स्ट्रेंथन करे, इस भाग में अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करे, पाकिस्तान के साथ में थोड़ी बहुत मात्रा में स्थायित्व का करे, और सबसे बड़ी बात है भारत खुद को मजबूत करे, अपने लोगों के साथ में मजबूत करे। अपने लोगों के साथ में, अपने लोग कौन है, यह भारत के लोगों को खुद से पहचान करनी पड़ेगी, और अभी पहचान नहीं कर पाए, अगर आज नहीं कर पाए, कल उनके लिए वास्तविक रूप में बहुत ही देर हो जाएगा। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.